हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन के साथ आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं यूपी पीसीएस जुडिशरी मेंस। यूपी पीसीएस जुडिशरी मेंस से संबंधित जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में कई विचार होते हैं कि हम किन रेफरेंस बुक को सहारा लें, एनसीईआरटी में किस प्रकार की किताबों को हम पढ़ें जिससे कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा मदद मिले किसमें, यूपी पीसीएस जुडिशरी के एग्ज़ाम में। तो कहीं भी मत जाइएगा, पूरी तरीके से इस सेशन को आप देखिए, आपको नो डाउट सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस क्लास के अंतर्गत। यहाँ पे यूपी पीसीएस जुडिशरी मेंस ओरिएंटेशन को लेकर के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हम एनसीईआरटी में कौन सी बुक को ज़्यादा प्रेफर करें, तो हम कुछ किताबें आपके सामने लेकर के आए हैं एनसीईआरटी की, जिनको आपको जुडिशरी के एग्ज़ाम के दौरान कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा और उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, एंड यहाँ पे अगर बात करें अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये कुछ ऐसी एनसीईआरटी की किताबें हैं जो कहीं ना कहीं आपको जुडिशरी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देंगी। और इसको जब आप पढ़ेंगे तो देखिए, मेंस राइट करते वक्त हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ये होती है कि हमारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसी सिचुएशन में हम बहुत अच्छे तरीके से अपने आंसर को राइट कर सकते हैं और एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे हम सफल हो सकते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको देगा कौन? ये एनसीईआरटी की किताबें, जो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं जो आपके मेंस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको लेकर के हमें जानना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे कहा गया, व्हाट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, विच सेंट्रल टैक्सेस are being included in it, what are the expectation from information technology for its implementation। वर्ड्स लिमिट है कितनी? 200 वर्ड्स। यहाँ पे अगर वर्ड लिमिट की बात करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वर्ड लिमिट्स को हमें ध्यान में रखना। और वर्ड लिमिट रखी गई है कितनी? 200 वर्ड्स रखी गई है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक क्या है? केंद्र के कौन कौन से कर इसमें समाहित हैं? इसके क्रियान्वयन में सूचना प्रौद्योगिकी से क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, 3 चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं और उनको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, हमें उसको लेकर के ध्यान में रखना है कि जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस तरीके से रखा गया। यानी जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम जानते हैं वो कहीं ना कहीं किन किन स्टेप से होते हुए फिर वो संसद के द्वारा पास किया गया और उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के किस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या क्या चेंजेस किए गए और क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल की गई। सेकंड स्टेज में आते हैं तो यहाँ पे पूछा गया केंद्र के कौन कौन से कर इसमें समाहित हैं, इसके क्रियान्वयन में सूचना प्रौद्योगिकी। यानी अगली जो बात इसमें मेन पूछी गई वो क्या, कि आप जहां एक तरफ जीएसटी की संवैधानिकता को स्पष्ट करें, वहीं दूसरी तरफ आप बताएं कि केंद्र के कौन कौन से कर इसमें शामिल किए गए। ठीक है, इसको बताते हुए फिर उसमें सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या अपेक्षाएं रखी गई हैं। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इसमें कितना ज़बरदस्त रोल है। जैसे आप जानते हैं कि जीएसटी को लेकर के या अप्रत्यक्ष कर सुधार को लेकर के कहीं ना कहीं केलकर कमेटी बनाई गई, और जब केलकर कमेटी बनाई गई तो केलकर कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन सौंपी। उसके बाद अगर बात करें 2011 में 115वें नंबर का संविधान संशोधन बिल लाया गया संसद में, और वो बिल जिस पर स्टैंडिंग कमेटी और एस्टिमेटेड कमेटी दोनों ने अपने सुझाव दिए, 2014 में वो बिल पास होने की ओर जब आगे बढ़ा तो वहाँ पे क्या हुई? संसद ही भंग हो गई। संसद जब भंग हो गई, नई सरकार का गठन किया गया, क्लियर, फिर से वो बिल पेंडिंग में चला गया।
नेक्स्ट आगे चल करके जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति जी ने क्या किया, जीएसटी बिल पर अपना साइन किया। क्यों? जो नई सरकार आई उस सरकार के दौरान जब जीएसटी पास किया गया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जीएसटी बिल पर साइन कर दिया गया, और जब जीएसटी बिल पर साइन कर दिया गया तो उसको संवैधानिकता प्राप्त हुई, और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 246 जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है, और उसके अंतर्गत ये कहा गया कि जीएसटी जो इंप्लीमेंट किया जाएगा वो संसद को अधिकार दिया गया कि आप सीजीएसटी और आईजीएसटी को लागू करेंगे, वहीं पे राज्यों को अधिकार दिया गया कि आप एसजीएसटी को लागू करने का अधिकार अपने पास रखते हैं। ये हमें बताते हुए फिर वहाँ पे आगे बात करनी है आर्टिकल 269 की। आर्टिकल 269 जिसके अंतर्गत आप जानते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स केंद्र सरकार, केंद्र को लेकर ये राज्यों में केंद्र सरकार कलेक्ट करती थी और फिर राज्यों को क्या करती थी, डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो ये चीज़ वहाँ पे रखी गई थी। जीएसटी के अंतर्गत करीब करीब 17 इनडायरेक्ट टैक्स क्या किए गए, जीएसटी में इंक्लूड कर दिए गए। क्लियर है? ये चीज़ सेंट्रल एक्साइज ये जीएसटी में शामिल नहीं किया गया, जो अपने आप में जरूरी बात है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार उसको अपने ही कंट्रोल में रखना चाहती थी। नतीजा उसके बाद अगर बात करें तो आर्टिकल 279A जिसमें बात की गई जीएसटी काउंसिल की, जिसका रोल ये होगा कि कहीं ना कहीं समय समय पे हम जीएसटी को लेकर के उसका मूल्यांकन करें, क्या इसमें और ज़्यादा अपग्रेड करने की आवश्यकता है, वो चीज़ें हम इसमें शामिल करें। तो एक तरफ संवैधानिकता को बताते हुए दूसरी तरफ इसमें कौन से टैक्स समाहित नहीं है उसका वर्णन करते हुए फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप जानते हैं जीएसटी का सॉफ्टवेयर इन्फोसिस ने तैयार किया, और उसमें सॉफ्टवेयर के द्वारा हमने क्या किया, सभी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड कंपनीज इनको जीएसटी नंबर अलॉट करके एक प्लेटफॉर्म पर लाए, और इस प्रकार से वन नेशन वन टैक्स की ओर हम क्या हुए, अग्रसर हुए। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन करते हुए फिर हमें बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अपने आंसर को वहां पे क्या करना है, लिखना है। ये आपको मेंस के अंतर्गत सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो अगर बात करें तो यहां पे लिखा गया राइट नोट्स द फॉलोइंग वर्ल्ड लिमिट 50। हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, वर्ल्ड लिमिट को लेके बहुत ज्यादा आप वहां पे अवेयर रहिए, ठीक है, और बहुत ही कम शब्दों में इफेक्टिव बातें आप अपने आंसर राइट करते वक्त वहां पे मेंशन करने की कोशिश करें। यहां पे जब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी एंड फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपीज, इसमें आपको दो चीजें लेकर के चलनी है। पहला, इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके से अपने स्वरूप को लेकर के आगे बढ़ रही है, उसके बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन देते हुए फिर फॉल इन द वैल्यू ऑफ रूपी, वैल्यू ऑफ रूपी यानी रुपए की वैल्यू, रुपए के मूल्य में गिरावट का इंटरनेशनल इकोनॉमी पर और नेशनल इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट आ रहा है, उससे इकोनॉमी को क्या प्रभाव हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इन दोनों सेंस में डिस्कशन करते हुए तब आपको इसका जवाब यहाँ पे मेंशन करना है, और इस प्रकार से ये शॉर्ट नोट आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, दिसंबर 2018 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत कृषि निर्यात नीति 2018 की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसको लेकर के आप यहाँ ध्यान ये रखिएगा, कृषि निर्यात नीति 2018, जो कृषि निर्यात नीति 2018 है इसको लेकर के बात करें तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या उद्देश्य रखा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये उद्देश्य रखा कि हम क्या करेंगे, हम 60 अरब यानी 60 अरब डॉलर, यूएस डॉलर का हम लक्ष्य रखेंगे इस नीति में, ये टारगेट रखा गया। और ये कहा गया कि 2022 तक यानी 2018 की जो कृषि नीति थी इसका मेन जो उद्देश्य था, पहला उद्देश्य ये कि 2022 तक हम क्या करेंगे, कृषि निर्यात को 60 अरब यूएस डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया। और दूसरी बात जो रखी गई वो ये रखी गई कि कहीं ना कहीं किसानों की आय हमें क्या करनी है, दोगुनी करनी है, राइट। 2022 तक किसानों की आय हमें
दोगुनी करने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया। अब यहाँ पर आपको कैसे इसमें अपने आंसर को राइट करना है, तो इसके लिए अच्छे तरीके से आप जान लीजिए कि जब आप इसको लेकर के अपने जवाब को लिखेंगे तो वैसे सिचुएशन में सबसे पहले बहुत शॉर्ट में आप बताएंगे कृषि निर्यात नीति 2018, ये जो बनाई गई कृषि निर्यात नीति 2018, तो कृषि निर्यात नीति 2018 क्या है, इसको आप वहां पे एक्सप्लेन करते हुए फिर आ जाएंगे कि इसमें क्या इसके प्रमुख उद्देश्य रखे गए हैं, क्लियर, और उन प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार किस तरीके से कदम उठा रही है, यानी एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब का उसमें किस प्रकार से योगदान है उसका आप वर्णन करते हुए तब आप अपने आंसर को इसमें राइट करेंगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के तौर पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मौद्रिक नीति के उपकरण क्या हैं और सरकार इसका उपयोग करके मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करती है। ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिसको लेकर के आज हम आपके साथ इसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप अच्छे तरीके से जान लीजिए यहाँ पे कि सबसे पहले हमें जानना होगा मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, फिर उसके बाद उसके इक्विपमेंट्स क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो क्या हैं, और सरकार इसका उपयोग करके मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करती है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी का सहारा लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में मॉनेटरी पॉलिसी बताना है, देन उसके बाद उपकरण पे आना है और फिर ये बताना है कि सरकार इन उपकरण का प्रयोग करके कैसे मार्केट में मनी की सप्लाई को घटाती है या बढ़ाती है, अर्थात इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की दिशा में अग्रसर होती है। तो चलिए हम लोग इसी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं आज की इस क्लास में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी आखिर है क्या। तो आप ये जान लीजिए कि जब मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो मार्केट में दो सिचुएशन मेन होती हैं, मुख्य रूप से दो सिचुएशन आती हैं मार्केट में जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। एक होता है इन्फ्लेशन और दूसरा होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इन दो सिचुएशन को हमें पूरी तरीके से कंट्रोल करने का आवश्यकता रहती है। किसके द्वारा? तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन प्रिपेयर करता है? मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा यानी इंडिया के सेंट्रल बैंक के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। अब मार्केट में डिमांड या तो ज्यादा होगी या फिर डिमांड क्या होगी, कम होगी। क्लियर? डिमांड ज्यादा होगी तो क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि मनी की सप्लाई अगर मार्केट में ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है व्यक्ति की जो क्रय क्षमता है वो बढ़ेगी, और उनकी जब क्रय क्षमता बढ़ेगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी तुलना में सप्लाई कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, यानी इसकी अगर हम बात करें कि मार्केट में डिमांड अगर ज्यादा होती है और उसके कंपेयर में सप्लाई कम होती है, तो वैसी सिचुएशन में आप ये जान लीजिए कि डिमांड की तुलना में सप्लाई कम होने का मतलब ये होता है इन्फ्लेशन। और अगर मार्केट में इन्फ्लेशन की जस्ट इनवर्स सिचुएशन होती है क्या, डिफ्लेशन, जिसके अंतर्गत मार्केट में डिमांड, यहां पे डिमांड कम होगी और उसकी तुलना में सप्लाई ज्यादा होगी। हमेशा एक टर्म याद रखिएगा, कंपेयर। जब कंपेयर करेंगे तभी ये चीज ध्यान रखेंगे। तो आप यहां पे क्या करेंगे
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मार्केट में मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए, अर्थात मुद्रास्फीति और यहाँ पे डिफ्लेशन, इसको कंट्रोल करने के लिए जिस नीति का सहारा लिया जाता है उसे मौद्रिक नीति के नाम से जाना जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है। हमेशा याद रखिएगा, फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति भारत सरकार के द्वारा बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार अपनी टैक्सेशन पॉलिसी को लागू करने का काम करती है और टैक्सेशन सिस्टम के द्वारा वहाँ पे कुछ नए टैक्स लगा करके, कुछ पुराने टैक्सेस के रेट इंक्रीज करके सरकार वहाँ पे इन्फ्लेशन की स्थिति को कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने मॉनेटरी पॉलिसी की टूल्स के द्वारा, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके द्वारा, उनके रेट को इंक्रीज करके यहाँ पे क्या करने का काम करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी प्रिपेयर किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और राजकोषीय नीति प्रिपेयर की जाती है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, ये राजकोषीय नीति प्रिपेयर की जाती है भारत सरकार के द्वारा और मॉनेटरी पॉलिसी प्रिपेयर की जाती है किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जहां मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य है मार्केट में इन्फ्लेशन को क्या करना, कंट्रोल करना, और अगर मार्केट में डिफ्लेशन की स्थिति है तो वैसी सिचुएशन में डिफ्लेशन की स्थिति पर भी नियंत्रण रखना। वहीं फिस्कल पॉलिसी के द्वारा सरकार भी इसी कार्य को पूरा करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सहयोग करती है। तो यहां पर ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई जाती है तो इसका उद्देश्य क्या है, ये अगर मैं बात करूं तो आप अच्छे तरीके से जान लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या उद्देश्य है। इसको लेके बात करें तो मार्केट में मनी के फ्लो को क्या करना, बैलेंस करना, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो आप बताएंगे कि जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति को संतुलित बनाए रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग करती है, वही मॉनेटरी पॉलिसी का एक और उद्देश्य बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है कि कंट्रोल इंटरेस्ट रेट्स, जो बैंकों के इंटरेस्ट रेट होते हैं उनको मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा पूरी तरीके से क्या करने की कोशिश की जाती है, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो दो मेजर यहाँ पे एम हो जाएंगे मॉनेटरी पॉलिसी के। पहला, मार्केट में मनी की सप्लाई को बैलेंस करना, दूसरा क्या है, इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करना। टारगेट क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो टारगेट है वो ये है कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देखिए वित्तीय स्थायित्व ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमी को अगर ग्रोथ देनी है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और उसको हमें बढ़ावा देना ही चाहिए। तो यहाँ पे वित्तीय स्थायित्व को स्थापित करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया। इसके साथ साथ अगर बात करें तो वैसी सिचुएशन में लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की आइडियल स्टेज रहती है तो वैसी सिचुएशन में इकोनॉमी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने पर वहाँ क्या होती है, डिमांड बढ़ने पर डिमांड की तुलना में सप्लाई कम होती है और जब सप्लाई कम होने लगती है डिमांड की तुलना में तो उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। उत्पादन को बढ़ावा देंगे तो वैसी सिचुएशन में क्या होगा, इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब बढ़ेंगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। क्लियर है? इसलिए जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा तो कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो ग्रो करेगी और देश आर्थिक विकास की गति की ओर अग्रसर होगा, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि मुद्रास्फीति का एक निश्चित लेवल वो अर्थव्यवस्था में जरूर होना चाहिए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के टारगेट के अंतर्गत ये पूरा प्रयास करता है कि हम इन्फ्लेशन की आइडियल स्टेज को मेंटेन रखने में पूरी तरीके से सफल रहें, जिससे इकोनॉमी विकास की ओर आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए इन्फ्लेशन और विकास दर दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन और विकास दर दोनों के बीच में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब इसके अंतर्गत अगर बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी
का ओवरऑल जो टारगेट है वो है इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर क्वेश्चन आता है क्यों बनाता है? मार्केट में इन्फ्लेशन जैसी स्थिति को संतुलित करने के लिए। फिर क्वेश्चन आता है क्या इसका उद्देश्य है? तो मार्केट में मनी के फ्लो को क्या करना? बैलेंस में रखना। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करते हैं तो बैंकों के इंटरेस्ट रेट को क्या करना? कंट्रोल करना। क्लियर है? ये मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य होता है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं टारगेट्स क्या क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना, और इसके साथ साथ लो इन्फ्लेशन ये मेंटेन रखना इकोनॉमी में। ये इसके मेजर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और जब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के प्रकार की, तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, दो प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर होती है। नंबर एक, संकुचनकारी। ठीक है, पहली क्या होती है? संकुचनकारी मौद्रिक नीति, या यूं कहें कि संविदात्मक मौद्रिक नीति। संविदात्मक यानी कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी ये होता है जिसको कहते हैं संकुचनकारी मौद्रिक नीति। ठीक है, तो जब संकुचनकारी मौद्रिक नीति की बात आ जाती है कि कॉन्ट्रैक्शनरी यानी संकुचनकारी या संविदात्मक, और दूसरा आ जाता है यहाँ पे सेकंड। जब हम बात करते हैं तो सेकंड यहाँ पे आ जाता है एक्सपेंशनरी। ठीक है, यानी विस्तारवादी, जिसमें एक्सपेंशन किया जाता है। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा, तो एक्सपेंशनरी विस्तार, अब आप यहां पे बहुत अच्छे तरीके से ये ध्यान रखिए कि इसमें किया क्या जाता है। संकुचनकारी मॉनेटरी पॉलिसी जब बनाई जाती है तो इसमें बाजार में क्या किया जाता है? मनी सप्लाई को कम किया जाता है। यहां पे मुद्रा आपूर्ति, ठीक है, मनी सप्लाई को यहां पे क्या किया जाता है? कंट्रोल करना शुरू कर दिया जाता है कि मार्केट में ज्यादा मनी की सप्लाई न बढ़ने पाए। जबकि विस्तारवादी में क्या किया जाता है? विस्तारवादी में मनी की सप्लाई को मार्केट में क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है। मुद्रा आपूर्ति को यहां पे क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। और यहां पर मुद्रा आपूर्ति को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली दो प्रकार की मौद्रिक नीति यहां पे बनाने का काम करता है। एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत मनी सप्लाई को कम किया जाता है और यहाँ एक्सपेंशनरी के अंतर्गत मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, यहीं पे कॉन्सेप्ट हमें समझने की आवश्यकता रहती है। हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति को कम कब किया जाएगा। तो आप जानते हैं अगर मार्केट में मनी ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी तुलना में सप्लाई क्या होगी? कम होगी। और वही स्थिति कहलाती है क्या? इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस पॉलिसी का प्रयोग करता है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसके अंतर्गत मार्केट में मनी की सप्लाई को क्या करता है? आरबीआई कम करता है। जैसे अभी आपने देखा कि रेपो रेट को लगातार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंक्रीज किया, जिसके कारण बैंकों को महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिला।
अब जब बैंकों को महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिला तो उन्होंने अपने टर्म डिपॉजिट्स और उसके साथ साथ अगर हम बात करें लोन, दोनों पर ही इंटरेस्ट रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और जब दोनों पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कॉमन पब्लिक वो लोन लेना कम कर देगी और बैंकों में डिपॉजिट अपना बढ़ा देगी। तो जब लोन लेना कम कर देगी तो एक्सेस मनी वो मार्केट में लोन के थ्रू आ नहीं पाएगी, और जो मार्केट में सरप्लस मनी थी वो बैंक के पास डिपॉजिट के रूप में चली गई। नतीजा मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिससे इन्फ्लेशन जैसी स्थिति क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है, जबकि विस्तारवादी मौद्रिक नीति की अगर हम बात करें तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति जो होती है ये बनाई जाती है किसको, इस पर नियंत्रण करने के लिए, डिफ्लेशन पे। क्यों? डिफ्लेशन में मनी मार्केट में क्या होती है, कम होती है, ठीक है, जिसके कारण डिमांड भी कम हो जाती है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर मार्केट में मनी कम है, मनी अगर कम है तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड भी कम होगी, और डिमांड जब कम होगी तो इसके कंपेयर में सप्लाई क्या होगी, सप्लाई भी कम होगी, सप्लाई यहां पे डिमांड की तुलना में ज्यादा होगी। अब ऐसी सिचुएशन में जब सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो यहां पे क्या किया जाएगा, अगर हम मनी के फ्लो को बढ़ा दें तो वैसी सिचुएशन में डिमांड बढ़ने लगेगी और उसकी तुलना में सप्लाई धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। नतीजा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है तो उसमें क्या करता है, वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्यों, क्योंकि रेपो और रिवर्स रेपो रेट ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का पार्ट हैं, क्लियर है, और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत मार्केट में मनी की लिक्विडिटी को सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्हीं के द्वारा नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर रेपो रेट जब कम किया जाएगा, एक किस्म एक्सपेंशनरी में कम कर दिया जाएगा तो बैंकों को सस्ते रेट पर लोन मिलेगा। जब बैंकों को सस्ते रेट पे लोन मिलेगा तो बैंक वहाँ पे क्या कर देंगे, बैंक पूरी तरीके से वहाँ पर क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर देंगे, सेविंग पर भी और लोन पर भी। नतीजा पब्लिक लोन लेना स्टार्ट कर देगी और जो सेविंग बैंक में रखी हुई है पब्लिक की वो निकालना शुरू कर देगी, जिससे मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और मार्केट में जो सिचुएशन है डिफ्लेशन की वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कंट्रोल होने लगेगी। तो ध्यान रखिएगा ये पॉलिसी बनाई जाती है किस सिचुएशन में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, और ये पॉलिसी बनाई जाती है किस सिचुएशन में, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में, ठीक है। और इनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, यहां पर मनी की सप्लाई मार्केट में क्या की जाती है, बढ़ा दी जाती है। कैसे, रेट्स को कम करके, जो इंस्ट्रूमेंट मॉनेटरी पॉलिसी के हैं उनको घटा करके मनी की सप्लाई बढ़ाई जाती है। यहाँ पे मनी की सप्लाई कम कर दी जाती है, कैसे, उनके रेट बढ़ा करके फिर यहाँ मनी की सप्लाई बढ़ा दी जाती। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल किया जाता है। देन अगर बात करें तो आप अच्छी तरीके से जान लीजिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है उनकी खरीद और बिक्री, आरबीआई के द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद और बिक्री करके भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का सहारा लेते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी स्थिति को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे बात आती है मॉनेटरी पॉलिसी। एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव टूल्स। एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स और दूसरा क्या होता है, क्वांटिटेटिव टूल्स। जब हम क्वालिटेटिव टूल्स की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव टूल्स ये आप जानते हैं मार्केट में ओवरऑल मनी सप्लाई को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। जो मार्केट में ओवरऑल मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। जबकि जब हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करते हैं तो ये मुद्रा के प्रवाह की तरलता को अधिक प्रभावशाली ढंग से,
यानी मनी सप्लाई को अधिक प्रभावशाली ढंग से यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वांटिटेटिव टूल्स जो हैं ये ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं और क्वालिटेटिव ये प्रभावशाली ढंग से मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब इसमें क्वांटिटेटिव टूल्स, इसको यहाँ पे क्या किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक डायरेक्ट टूल्स और दूसरा इनडायरेक्ट टूल्स। ठीक है, डायरेक्ट टूल्स में बात आती है CRR, SLR और रीफाइनेंस फैसिलिटी, राइट। इनडायरेक्ट टूल्स में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSF, बेस रेट, MCLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, MSS और LAF ये आ जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये पार्ट है किसका, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का। ये पार्ट है किसका, तो ये पार्ट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का। वहीं पे अगर बात करें MSF और बैंक रेट, तो हमेशा बैंक रेट के बराबर होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट के इक्विवेलेंट होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, RBI एक्ट। क्यों, क्योंकि आप जुडिशरी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है कि आपको सेक्शंस को ध्यान रखना है, आपको वहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि किस सेक्शन के अंतर्गत क्या चीज़ें की गई। क्यों, क्योंकि वो आपके आंसर को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने में सहयोग करेंगी। तो यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो कि बनाया गया 1934 में, और इसके सेक्शन नंबर 17AB, सेक्शन नंबर 17AB में जिक्र किया गया है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का। वहीं पे अगर हम बात करते हैं CRR का, तो CRR सेक्शन 42(1) ऑफ RBI एक्ट। जबकि SLR की बात करें तो SLR बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 24(2)(a। सेक्शन 24(2)(a) में वर्णन किया गया है किसका, SLR का। ओके, तो ये चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत रहेगी। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव टूल्स पूरी तरीके से मार्केट में मनी की सप्लाई को क्या करता है, मार्केट में ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, जबकि क्वालिटेटिव टूल्स की हम बात करें तो क्वालिटेटिव टूल्स प्रभावशाली तरीके से मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य करता है। रेपो रेट आखिर होता क्या है, तो रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म, सॉरी लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। ओके, और बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। तो यहां पे स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, अगर RBI कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रहा है तो वैसी सिचुएशन में कहलाएगा क्या, बैंक दर। और अगर RBI कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहा है तो वहां पर कौन सा रेट लागू हो जाएगा, रेपो रेट। क्लियर, यानी जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है उस पर लगने वाले ब्याज को रेपो रेट कहते हैं। रेपो का पूरा नाम होता है रीपर्चेज ऑप्शन रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, जब मार्केट में इन्फ्लेशन की स्थिति होती है तो रिजर्व बैंक बैंकों को कहता है कि आप एडिशनल लोन आप मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट मत करिए, आप अपनी सरप्लस मनी को हमारे पास डिपॉजिट कर दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, जिस पर हम आपको क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। क्लियर, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। नतीजा वहां पे क्या किया जाता है, कॉमर्शियल बैंक अपनी सरप्लस मनी RBI के पास डिपॉजिट कर देते हैं, जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करता है। तो आपने देखा
कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, इन तीनों की जब बात करें तो हमेशा याद रखिएगा, अगर रिजर्व बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रहा है तो इंटरेस्ट बैंक रेट कहलाएगा, अगर रिजर्व बैंक शॉर्ट टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है तो इंटरेस्ट रेपो रेट कहलाएगा, और अगर कॉमर्शियल बैंक अपनी सरप्लस मनी आरबीआई के पास शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट करते हैं तो उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट को कहा जाएगा क्या, बैंक दर। एमएसएफ क्या होता है, जब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, तो जब कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई उनके एनडीटीएल का 1% 1 डे के लिए पैसा उधार देता है तो इस फैसिलिटी को कहा जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। क्लियर है? तो ये चीज यहां पे ध्यान में रखने की जरूरत है कि वहां पे एमएसएफ, और एमएसएफ इक्विवेलेंट होता है किसके, बैंक रेट के। फिर आता है बेस रेट। बेस रेट इसको लेकर के जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि यहां पर बेस रेट जो लाया गया, बेस का मतलब आधार, रेट का मतलब दर, यानी बैंकों को एक ऐसी आधार दर दी गई कि जिससे नीचे आप किसी भी कस्टमर को लोन नहीं दे सकते हैं, है ना। एक ऐसा रेट जिस रेट से नीचे बैंक किसी भी कस्टमर को लोन नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? ये बेस रेट कहलाता है, यानी बेस रेट वह रेट है जिस रेट से नीचे बैंक अपने कस्टमर को लोन नहीं दे सकता है। लेकिन 2016 की जब हम बात करते हैं तो 2016 में यहाँ पे क्या किया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया MCLR, मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लेंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लेंडिंग रेट। इसमें क्या होता है, बेस रेट पे जितना लोन दिया गया, जितने ड्यूरेशन के लिए दिया गया, ओवरऑल उस पे क्या होता था, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके और फिर दिया जाता था, जिसमें कस्टमर को नुकसान हो सकता था। ठीक है? MCLR में क्या किया गया, यहां पर यह कहा गया कि सपोज करिए 20 लाख का लोन 20 साल के लिए दिया जा रहा है और उस पर इंटरेस्ट रेट 9% का रखा गया, तो वहां पे क्या होता है, MCLR ये कहता है कि अगर कस्टमर की सिविल स्कोर, अगर कस्टमर का अच्छा है तो पहली चीज उसको क्या करो, इंटरेस्ट रेट में थोड़ी रियायत दो। दूसरी बात, जितने समय तक के लिए लोन दिया जा रहा है उतने समय तक के लोन का जो पैसा कस्टमर्स को दिया जाएगा उस पर बैंक की जो मार्जिनल कॉस्ट आ रही है उस आधार पर बैंक अपना लेंडिंग रेट निर्धारित करें। क्लियर है? जिसमें कस्टमर को फायदा हो सकता था, अगर कस्टमर कम समय के लिए लोन ले रहा है तो कस्टमर ज़्यादा फायदे में रहेगा, और ज़्यादा समय के लिए लोन ले रहा है तो वहाँ पे कस्टमर को नुकसान हो सकता है। प्लस घटते हुए क्रम में जैसे जैसे प्रिंसिपल कम होता चला जाएगा वहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी उसका उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होता जाएगा, कस्टमर को बेनिफिट दिया जाएगा। तो MCLR और बेस रेट में बेसिक डिफरेंस, बेस रेट टोटल ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए लेंडिंग अमाउंट पर लगने वाला इंटरेस्ट था, और ये कहा गया इससे नीचे किसी को नहीं दिया जाएगा। MCLR में कहा गया कस्टमर बाई कस्टमर, कस्टमर बाई कस्टमर ये इंटरेस्ट रेट वेरी कर सकता है। सेकंड थिंग, अगर लोन लॉन्ग टर्म के लिए है तो कस्टमर के लिए वहाँ पर फायदा कम होगा, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो कस्टमर के लिए फायदेमंद स्कीम ये ज़्यादा रहेगी। 2016 से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया। फिर बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन की जब बात करें तो इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये क्या करता है डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है और बेचता है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्केट, और यहां पे अगर बात करें तो बात आ जाती मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, दोनों में डिफरेंस क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता भी है और बेचता भी है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाता है, धन की आपूर्ति का मैनेजमेंट किया जाता है, यानी मनी सप्लाई मैनेजमेंट ये किया जाता है किसके अंतर्गत, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत, और जिसमें यहां पे क्या किया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सिर्फ सेलिंग शामिल होती है, परचेजिंग शामिल नहीं होती है। तो ये विशेष ध्यान आपको रखना है कि मार्केट स्टेबलाइजेशन के अंतर्गत सिक्योरिटी की सेलिंग शामिल होती है, जबकि ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत
सिक्योरिटी की बाइंग एंड सेलिंग बोथ दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये यहां पे MSS और OMO। अब उसके बाद बात करें डायरेक्ट के अंतर्गत तो CRR क्या होता है? CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। जब कॉमर्शियल बैंक अपने टोटल कैश डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज, जो कि इस समय अगर बात करें तो 4.5% चल रहा है, वो RBI के पास एज अ सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है क्या? कैश रिजर्व रेशियो। क्यों जमा करते हैं? अपने आप को मार्केट रिस्क से सिक्योर करने के लिए। ठीक है, पहली चीज बैंक जो जमा करते हैं अपने आप को मार्केट रिस्क से सिक्योर करने के लिए, जिससे बैंकों के ऊपर अगर कोई रिस्क आए तो वैसी सिचुएशन में वो CRR के द्वारा अपने रिस्क को कम कर सकें। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, जब बैंक अपने पास अपनी टोटल सेविंग का 18% कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखें, तो उसे कहा जाता है SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है। अब आप ध्यान से समझिएगा अगर मान लीजिए ये रेट बढ़ा दिए गए, तो इनको बढ़ाने से क्या होगा? अगर ये रेट बढ़ा दिए गए तो वैसी सिचुएशन में RBI के द्वारा बैंक को जो लोन मिलेगा वो हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, और जब बैंक को हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा तो वैसी सिचुएशन में बैंक क्या करेंगे? बैंक सेविंग पर और लोन पर दोनों पर इंटरेस्ट क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो जनरल पब्लिक क्या करेगी? जनरल पब्लिक, तो यहां पे जनरल पब्लिक ये सेविंग अपनी क्या कर देगी? सेविंग करना बढ़ा देगी, क्लियर, और लोन लेना क्या कर देगी? लोन लेना कम कर देगी। नतीजा मार्केट में डिमांड क्या होगी? मार्केट में डिमांड कम होने लगेगी, और जब डिमांड कम होने लगेगी तो इसी की तुलना में अगर बात करें तो सप्लाई धीरे धीरे क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी, और इन्फ्लेशन जैसी स्थिति क्या होगी? कंट्रोल होगी। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में इन्फ्लेशन की स्थिति को नियंत्रित करने में इन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पूरी तरीके से सफल रहता है। रीफाइनेंस, फाइनेंस ऑन फाइनेंस, जैसे नाबार्ड क्या करता है? रीफाइनेंस फैसिलिटी देता है, क्लियर है? नाबार्ड रीफाइनेंस फैसिलिटी देता है। और LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इज अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ये जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए 1998 में यहां क्या किया गया? LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो मार्केट से मनी की लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करती है, ठीक है, अवशोषित करती है, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी का लेवल बढ़ने ना पाए। और वो कैसे अब्सॉर्ब करती है? वो ये है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, RBI ने बैंक को लोन दिया, तो बैंक को जो लोन RBI ने दिया वो लोन जब महंगे रेट पर मिला, मान लीजिए रेपो रेट अगर बढ़ा दिया गया तो बैंक को महंगे रेट पे लोन मिला, तो जब महंगे रेट पे लोन मिलेगा तो बैंक क्या करेंगे? सेविंग और लोन दोनों पर ब्याज बढ़ा देंगे। पब्लिक क्या करेगी? सेविंग करना बढ़ा देगी, लोन लेना कम कर देगी। नतीजा मार्केट में डिमांड क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी, और सप्लाई उसकी तुलना में क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी, और इन्फ्लेशन जैसी स्थिति क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर? ये चीज यहां पर आ जाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं यहां पे बात आती है किसकी? यहां पे आ जाती है क्वालिटेटिव टूल्स। ये बड़े ही प्रभावशाली तरीके से मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आ गया मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसके अंतर्गत क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को यह कहता है कि आप जब किसी को लोन दो, है ना, आप जब किसी को लोन दो तो वैसी सिचुएशन में लोन का जितना अमाउंट आप दे रहे हो उसके एवरेज में प्रॉपर तरीके से वहां पर आप क्या करो? अपने लिए मॉर्गेज सुरक्षित करके रखो, ठीक है।
यानी जब यहां पर कॉमर्शियल बैंक ऋण लेने वालों को कुछ प्रतिभूतियों के बदले लोन देते हैं तो वो कहलाता है क्या, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये चीज यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लोन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, क्लियर, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार पूरी तरीके से वहां पे स्पष्ट कर दिया जाता है कि अगर कॉमर्शियल बैंक किसी भी कस्टमर को लोन दे रहे हैं तो उस लोन के बदले में प्रॉपर सिक्योरिटी को वो अपने पास सुनिश्चित कर लें और तब लोन देने का संकल्प करें। ठीक है, यहां पे अगर बात करें सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है इसको लेकर के अगर बात करें तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो सिलेक्टिव इंडस्ट्रीज होती हैं, सिलेक्टिव इंडस्ट्रीज होती हैं उनको लोन न दे करके मार्केट की क्रेडिट को मेंटेन करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि सिलेक्टिव इंडस्ट्रीज को उधार न दे करके, क्लियर, साख को यानी क्रेडिट को कंट्रोल करने पर जोर इसके अंतर्गत दिया जाता है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत। ठीक है, और फिर अगर बात करते हैं मॉरल सुएशन, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कॉमर्शियल बैंक प्रॉपर तरीके से वहां पर लोन प्रोवाइड करते हैं। राइट, तो ये चीज यहां पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना होगा। वापस हम एक बार आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था मौद्रिक नीति के उपकरण क्या है, तो आप समझ गए कि मौद्रिक नीति के उपकरण क्या है। सबसे पहले इसमें बताना है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है इसके बारे में आपने बताया। फिर जो मौद्रिक नीति के उपकरण थे उनको बहुत ही शॉर्ट में आपने बताया, क्लियर है। और सरकार इसका उपयोग करके मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करती है, तो जिसको लेकर के हमने आपको बताया कि सरकार इसका उपयोग करके मॉनेटरी पॉलिसी को, इन्फ्लेशन को कैसे नियंत्रित करती है। मैं एक बार फिर शॉर्ट में बता दे रहा हूं, अगर सिचुएशन इन्फ्लेशन की है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मॉनेटरी टूल्स, जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आरबीआई इनको क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, आरबीआई इनको इंक्रीज कर देगा। जब इनको इंक्रीज कर देगा तो इनको इंक्रीज करते ही मार्केट में क्या होगा, मार्केट में बैंक को क्या होगा, महंगे रेट पर लोन मिलेगा। बैंक लोन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। बैंक सेविंग क्या हो जाएगी, बैंक सेविंग ये भी महंगी हो जाएगी। तो पब्लिक यहां पर क्या करेगी, पब्लिक सेविंग करना बढ़ा देगी, लोन लेना कम कर देगी। नतीजा मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी और इसकी तुलना में सप्लाई क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। क्लियर है, तो डिमांड की तुलना में सप्लाई बढ़ने लगेगी और इस प्रकार से मार्केट में इन्फ्लेशन जैसी स्थिति कंट्रोल होगी। अगर मार्केट में डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो जस्ट इसका इनवर्स किया जाएगा, जस्ट इसका इनवर्स होगा। इनवर्स इन द सेंस मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो डिक्रीज किए जाएंगे और उसमें सबसे पहले फोकस किया जाएगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के टूल्स, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे। तो यहां पर ये डिक्रीज किए जाएंगे। डिक्रीज करने पर बैंक का लोन सस्ता हो जाएगा और बैंक की सेविंग भी सस्ती हो जाएगी। नतीजा जनरल पब्लिक क्या करेगी, तो जनरल पब्लिक जो है वो यहां पर लोन लेना बढ़ा देगी और सेविंग करना क्या कर देगी, कम कर देगी और जो बैंक में सेविंग रखी है उसको विड्रॉ करेगी और मार्केट में उसके कारण क्या होगा, मनी का फ्लो बढ़ेगा और जिसके कारण मार्केट में डिमांड क्या होगी, बढ़ने लगेगी और उसकी तुलना में सप्लाई की स्थिति क्या होगी, कम होने लगेगी और डिफ्लेशन जैसी स्थिति क्या होगी, कंट्रोल होगी। बहुत ही शॉर्ट शब्दों में अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन के ड्यूरेशन में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते वक्त मॉनेटरी टूल्स जो हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, डिफ्लेशन को कंट्रोल करते वक्त मॉनेटरी टूल्स घटा दिए जाते हैं। बढ़ाने से बैंकों को ब्याज महंगा मिलेगा, लोन महंगा मिलेगा और घटाने से बैंकों को लोन
सस्ता मिलेगा, तो जब बैंकों को लोन महंगा मिलेगा तो हमको आपको भी वो लोन महंगे रेट पे देंगे, और जब बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा तो हमको आपको भी लोन वो क्या करेंगे, सस्ते रेट पर देंगे। और इस प्रकार से मार्केट में इन्फ्लेशन जैसी स्थिति को कंट्रोल करने में मॉनेटरी पॉलिसी एक बेहतर योगदान निभाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, जुडिशरी के एग्जाम में किसी भी आंसर को राइट करते वक्त हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को ध्यान दें। क्लियर? अगर किसी एक्ट से संबंधित कोई सेक्शन है तो उसको हम वहां पे मेंशन करें। क्लियर है? और बड़े प्रभावशाली तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए और फिर अपने आंसर को इफेक्टिव आंसर में कन्वर्ट करें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।